वो बुरी तरह पट पड़ा था, इतनी हद तक कि वो आसानी से उस बंधु के शरीर के अंदर की मोटी दीवारों को चीरता हुआ निकल रहा था। लेकिन चाहे वार कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो फिर भी बाहर की बेहद सख्त परत को नहीं तोड़ पाया। इससे एक बात साफ हो गई, ये जो जीव उनके सामने है, ये वाकई एक दैत्य जैसा विशालकाय है, किसी भी आम बंधु से बहुत ज्यादा बड़ा। ग्रो ये सब देखकर और ज्यादा उत्साहित हो गया, क्योंकि इतना बड़ा बंधु दिया के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का बेहतरीन मौका था। बंदस भी जोर से हंस पड़ा। दिया की तरक्की देखकर वो काफी खुश लग रहा था, लेकिन साथ ही उसने खुलकर चुनौती देते हुए कहा कि वो खुद ही इस विकास को यही खत्म कर देगा। बिना समय गंवाए उसने अपनी ऊर्जा सक्रिय की और उसकी पीठ से 6 नए हाथ उगाए, जो एक साथ फैलते हुए लड़ाई की तैयारी करने लगे। एक जबरदस्त छलांग के साथ उसने सारी बेड़ियां तोड़ दी और जमीन पर पूरी तरह तैयार होकर उतर गया। फिर वो बोल पड़ा, जब सैंटा की टीम बंधु के शरीर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, उसका मकसद बिल्कुल उल्टा है। वो चाहता है कि उन्हें रोके ताकि पूरा इनाम और जीत सिर्फ उसी के हाथ लगे। बंदूक के लिए अभी का वक्त सबसे बढ़िया था, जैसे सब कुछ उसी के लिए पहले से सेट किया गया हो। ब्रो और दिया तुरंत सतर्क हो गए, इंतजार करने लगे कि बंदूक क्या करने वाला है। पर लड़ाई शुरू होती उससे पहले ही उनके पैरों तले की जमीन जोर से हिलने लगी। पलक झपकते ही पूरा फ्लोर टूटकर धंस गया और तीनों एक भयंकर उलझन में गिरते चले गए। यहां तक कि ब्रो जैसा तजुर्बेकार भी कुछ समझ नहीं पाया और घबरा उठा, क्योंकि हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। स्पष्ट था कि वो विशाल बंधु अंदर से जोरदार तरीके से हिल रहा था, जिससे पूरा शरीर उलट पुलट हो रहा था। बंदूक बस इतना कह पाया कि उसे स्थिति का अंदाजा नहीं था, फिर चिल्लाकर चेतावनी दी कि बंधु अब उड़ने वाला है। अगर वो सीमा तक पहुंच गया तो सबकी मौत तय है, इसलिए लड़ाई को हर हाल में अभी खत्म करना होगा। इस बीच दिया शरीर के अंदर खाली जगहों में नीचे की ओर गिर रहा था। ब्रो ने तुरंत ऊर्जा इस्तेमाल करके अपने बेटे को पकड़ लिया, ताकि वो इस अराजकता में कहीं गहराई में निगल ना लिया जाए। ब्रो ने उसे भरोसा दिलाया, हम रास्ता खोलकर घर वापस जाएंगे, जैसे पहले भी किया है। लेकिन बंडस तुरंत बोला, नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं ही तुम्हें रोकूंगा। सैंटा की टीम अगर भाग निकली तो मेरी जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। तभी अचानक एक कार ना जाने कहां से आई और तीनों को जोर से टक्कर मारकर अंदर फेंक दिया। बंडस दहशत में चिल्लाया, क्योंकि कार सीधा किसी रुकावट की तरफ भाग रही थी। ब्रो ने स्टीयरिंग मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन टायर फिसल गए और वाहन एसी की बड़ी यूनिट में जा घुसा, फिर एक गहरे ढलान पर लुढ़कने लगा। ब्रो जैसे भी था संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार पूरी तरह बेकाबू थी। बंडस झुंझलाकर स्टीयरिंग छीनना चाहता था, जबकि कार इधर उधर टकरा रही थी। एक जोरदार झटका लगा और दिया अपनी सीट से उछल गया। बंडस को मजबूरन ऊर्जा का इस्तेमाल कर उसे पकड़ना पड़ा। वो चिल्लाया, ब्रो आगे की सड़क पर ध्यान दो। लेकिन नीचे देखते ही पता चला, स्टीयरिंग तो अपनी जगह से निकला हुआ था। कुछ ही सेकंड में कार फिर से बुरी तरह घूमने लगी। तीनों जान बचाते हुए किसी तरह पकड़ बनाए हुए थे। बंडस पूरी तरह पागल हो चुका था। मैं ऐसी बेवकूफ़ी भरी मौत स्वीकार नहीं करूंगा। उसने सारी ऊर्जा झोंक दी, रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़ने लगा, ताकि कार कुचलने से बच सके। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और आदेश दिया, कार को सामने वाले बड़े पाइप की तरफ मोड़ो। वही एकमात्र रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं। योजना चाहे जितनी भी पागल लगे, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ब्रो ने ताना मारा कि ये सारी मुसीबतें बंडस की वजह से आई हैं। ठीक उसी वक्त रोज ने ऊर्जा का उपयोग करके पास के बिजली के खंभे को लपेट लिया, जिससे कार झटके से घूमकर सही दिशा में मुड़ गई और सीधे सुरंग के बड़े मुंह में घुस गई। इस पागलपन भरे कदम ने तीनों की जान बचा ली। जैसे ही वे पाइप में अंदर पहुंचे, सामने इनिन खड़ा मिला। वो हैरान रह गया कि सैंटा की बाप बेटे की जोड़ी एक तोड़-फोड़ करने वाले आदमी के साथ घूम रही है। बंडस ने आराम से उसके छाते को साइड में धकेला और कहा कि ऐसे मत करो, खतरा है। फिर उसने फू को जमीन पर लुढ़का हुआ देखा और पूछा कि उसकी हालत ऐसी क्यों हो गई, जबकि उसकी लड़ाई तो कहीं आगे ही नहीं बढ़ी। फू ने उदास होकर बताया, मेरा मुकाबला जो इनिन है वो पहले हमला करने को तैयार ही नहीं। मैंने यहाँ की हर ज़रूरी जानकारी भी बता दी,
ताकि वो लड़ाई शुरू करे, पर वो तो बस रास्ता ढूंढने में लगा है। बैनस बस निराशा में सिर पकड़कर रह गया। अब बहस का समय नहीं, हालात बिगड़ चुके हैं। अगर हम अभी नहीं निकले तो ये बंधु हमें बहुत ऊपर ले जाएगा और हम सीमा रेखा पार करते ही मर जाएंगे। ये सुनकर इनिन को रूडो का लक्ष्य याद आया, स्वर्ग में वापस जाने का सफर। वो एक पल को ठिठक गया। ब्रो भी इस हालात को समझा नहीं पा रहा था, बस यही उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह टीम को खबर दे पाए। तभी अचानक उनके गले पर लगे कम्युनिकेशन रिंग फिर से एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ से समूह तुरंत सबकी हालत पूछता है और इनिन को फटकारता है कि गोल गोल मत घुमा, सीधा रिपोर्ट दे। इनिन जल्दी जल्दी सारी स्थिति बताता है। पूरी टीम अभी बैंथू राक्षसी दैत्य के अंदरूनी हिस्सों में फंसी हुई है। वो अभी ब्रो और दया के साथ है। बाकी लोगों की लोकेशन अभी तक पता नहीं चली। साथ ही यहाँ 2 शातिर विध्वंसक भी घुस आए हैं, और अगर थोड़ी भी देर हो गई तो ये दैत्य सीमा रेखा को पार कर लेगा और उसके बाद सबका बचना नामुमकिन है। सैम झुंझलाकर इनिन को फटकारता है कि उसने साथियों को अपनी आंखों के सामने पकड़े जाते देखा, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, और उसे याद दिलाता है कि एक क्लीनअप स्पेशलिस्ट के तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो बैंथू को काबू करे और टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बातों बातों में इनिन को पता चलता है कि सैमुअल अभी तक रिगियो और जानका से संपर्क नहीं कर पाया है। लगता है कि अंदर घुसे हुए विध्वंसकों ने सिग्नल से छेड़छाड़ करके पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर दिया है। इसके बावजूद इनिन दृढ़ता से कहता है कि वो किसी भी तरह सबको बाहर निकाल कर रहेगा। सैम को इस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि इस अफरातफरी में यह नामुमकिन है। इनिन उसे शांत करने के लिए बताता है कि इनिन नाम उसे उसके एक उद्धारकर्ता ने दिया था, एक प्राचीन भाषा से जिसका मतलब होता है कड़ी जोड़ने वाला, यानी वो जो सबको एक दूसरे तक पहुंचाए। वह इस नाम को अपनी जिम्मेदारी मानता है, एक ऐसे निशान के रूप में जिससे सब लोग उसे ढूंढ सकें और वापस एकजुट हो सकें। उसका हमेशा साथ रहने वाला छाता भी टीम को दूर से उसे पहचानने और उसके पास आने में मदद करता है। आखिरकार सैम मान जाती है और उसे यह जिम्मेदारी सौंप देती है। साथ ही बताती है कि मदद की टुकड़ियां उनकी लोकेशन की तरफ भेज दी गई हैं। टॉप लेवल अधिकारियों ने एक संदिग्ध इंफॉर्मेशन ब्रोकर से लोकेशन खरीद ली थी और इनिन की रिपोर्ट उससे बिल्कुल मैच हो गई, जिससे सारी शंकाएं इसी बीच दूसरी जगह जोर्डन रूडो को समझा रहा होता है कि हर 6 साल में आने वाला तूफानी चक्र किस तरह हवा और स्पेस को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, और आज वही दिन है जब बैंथू अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचकर जागता है। बस थोड़ा सा पोजीशन बदलने पर वो इस हालात को झेल सकता है। जोर्डन अंदर ही अंदर रूडो को नाप रहा था। रूडो के पास स्वर्गलोक की बहुत जानकारी है और इसी वजह से वो उसे किसी भी कीमत पर बलि का सामान नहीं बनाना चाहता। अगर रूडो उसके साथ चल दे तो स्वर्गलोक तक पहुंचने का रास्ता दूसरों की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। शायद सफर पूरा होने से पहले ही सारे खतरे भी खत्म हो जाएं। फिर वो सफाई दल क्वेद डॉन का उदाहरण देकर रूडो को समझाने लगता है कि ये लोग छोटे छोटे जीतों में खुश होकर असल खतरे को भूल जाते हैं और अपनी ही बेपरवाही से गिर पड़ते हैं। इस दुनिया में जीना है तो इंसान को फालतू चीजें, कचरा और बोझ हटाना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूडो अपने हाथों, ये नाम उस दौर की याद है जब इंसान ने कचरे के पहाड़ से खुद को बचाने के लिए रिसाइकलिंग का रास्ता अपनाया था। सफाई दल ने यह कहानी उसे बताई थी। यह नाम उसके दस्तानों के लिए एकदम सही था, क्योंकि रूडो मानता है कि कोई भी चीज पूरी तरह बेकार नहीं होती, न कचरा न इंसान, और जोर्डन से मुलाकात भी बेकार नहीं थी। इससे उसे यह समझ आया कि उसके पास क्या है जो जोर्डन के पास नहीं। उसे याद आते हैं वे लोग जिन्होंने उसका साथ दिया, जो परिवार नहीं थे लेकिन फिर भी उसे एक इंसान की तरह अपनाया। उन्होंने उसे कभी बोझ या रुकावट नहीं माना। इस अनंत यात्रा के दौरान कुछ ही लोग थे जिन्होंने उसे जगह दी, जैसे जो और बाकी ईम। रूडो के दिल में बदले की आग अभी भी है, पर अब वो उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा नहीं। अब उसके पास कुछ और कीमती है, जीने की इच्छा, हंसने की जगह, अपने साथियों के साथ रहने की उम्मीद। और इसी जुड़ाव से उसे वह ताकत मिलती है कि वो अपनी राह के बदले का सामना कर सके। रूडो की ये सोच सुनकर जोर्डन पागल हो जाता है। वो झपट कर उसका गला पकड़ लेता है और जहर भरे शब्दों में कहता है कि रूडो बस अपनी गंदी भावनाओं का गुलाम है
और दोस्ती या गुस्से के ऐसे पल भर के भाव आखिर में सिर्फ पछतावे में बदलते हैं। उसके मुताबिक जो आत्मा बेमतलब की चीज़ें ढोती रहती है वो धीरे धीरे गंदी हो जाती है और आखिर में फिर से अपनी जंगली मूल अवस्था में लौटने की चाहत रखने लगती है। लेकिन रूडो समझ चुका था, इन बातों के पीछे सिर्फ नफरत नहीं, जलन भी है। जोडीन इसलिए भड़काता है क्योंकि रूडो के पास वह है जो उसके पास कभी नहीं रहा, सच्चे साथी जो उसके लिए जान दे सकते हैं। अंत में जोडीन रूडो के चेहरे के सामने गुर्राते हुए पूछता है, कहाँ है तुम्हारे साथी अब? और ठीक उसी पल इनिन अपनी पूरी शक्ति से दीवार तोड़कर सामने आ जाता है, तेज, साफ और दमदार एंट्री लेते हुए। उधर दूसरी शाखा वाले रास्ते में कुतोनी नाली के मुंह से होते हुए जाबा तक पहुंचता है और देखता है